नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। देश भर में आए दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। देश भर में हजारों करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो रही है। साइबर ठगी के मामलों में नाम मात्र की पुलिस रिकवरी कर पाती है। हरियाणा पुलिस साइबर ठगी को लेकर अब सक्रिय हो रही है। साइबर ठगी को लेकर हरियाणा पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। अब साइबर ठगी की शिकायत पर स्वतः दर्ज होगी E0 FIR। इसी पर आज की हमारी बड़ी बहस। तो साइबर ठगों से कैसे मिलेगी सुरक्षा, क्योंकि ये बन गई है बड़ी चुनौती। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। सभी के साथ चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर ठगी के मामलों को लेकर अब तेजी से सक्रियता पुलिस ने दिखानी शुरू कर दी है। तेजी से इन मामलों को सुलझाने के लिए स्वतः E0 FIR दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ठगी की शिकायत 1930 नंबर पर करने पर तुरंत ही EFIR दर्ज हो जाएगी, जिसके बाद इसको संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में हर साल करीब 5000 मामले 1 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी के सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए स्वतः E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था की है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शिकायत मिलते ही इसको FIR में कन्वर्ट करके संबंधित बैंक से संपर्क करके वित्तीय लेन देन फ्रीज करवा दिया जाएगा, ताकि ठगी की गई रकम सुरक्षित रह सके। धोखाधड़ी के मामलों पे समय पर कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक 1930 पर प्राप्त साइबर संबंधित सभी कंप्लेंटों को संबंधित थानों में भेजा जाता था, जिसमें कुछ समय लग जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरियाणा पुलिस ने 1930 प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है, ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। ठगी के मामलों में समय पर कानूनी कार्रवाई शुरू करके संदिग्ध बैंक खातों की पहचान, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और ठगी गई राशि को होल्ड या रिकवर करने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल पुलिस का ये नया कदम लोगों को साइबर ठगों से कितना बचा पाएगा, ये देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। बिना देरी के सीधे वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। सर, जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अपने आप को सबसे आगे की श्रेणी में रखना चाहते हैं, वहां ये ठग हमारे लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कैसे इनसे निपटा जाए? देखिए, सबसे ज्यादा साइबर अपराध जो है हरियाणा में जो नू है, मेवात का इलाका है, और मेवात के इलाके में जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं, हर 9 में से एक जो है उसकी जो अगर हम तुलना देखें तो उसका केंद्र नू है। नू मेवात का इलाका है। यहाँ छोटे साइबर क्राइम होते हैं, किसी से आप बिजली बिल के भुगतान के नाम पर, किसी के अन्य के नाम पर। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा केंद्र है वो झारखंड का जमातड़ा है। तो वहां पर ये सबसे ज्यादा साइबर अपराध होते हैं जो केंद्र बने हुए हैं। तो हालांकि देखिए, अब गुड़गांव, पंचकुला में भी जो दूसरे डिजिटल अरेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी है, अलग अलग नाम पर जो साइबर अपराध हो रहे हैं, तो लेकिन हरियाणा पुलिस ने अवैध जो एक अलग अपना ऐप बनाया है, उसके माध्यम से उस पर घटनाओं पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना गया है। और इसके अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस ऐप को फॉलो करने जा रही है। मतलब हरियाणा पुलिस से सहायता मांगी है। तो हरियाणा पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपने ढंग से काम कर रही है, पर लेकिन जितने अपराधी हैं उनके पास भी नई नई टेक्निक है, वो उन्नत प्रक्रिया अपनाते हैं, तो पुलिस को भी उतना सक्रिय रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस का अब 0 FIR दर्ज करने का 1 लाख से जितने का होगा स्वतः FIR दर्ज हो जाएगी। इस तरह की जो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए गए, निश्चित ही आम नागरिकों में विश्वास बढ़ेगा और साइबर अपराधी जितने सक्रिय हैं
और पुलिस को भी उतनी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। पुलिस के लिए भी नए नए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और पुलिस कर्मियों को भी साइबर सेल अलग से बना हुआ है, तो उसके लिए अलग से उनको समय समय पर अपडेट दिए जाते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये माना जाएगा कि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के प्रति पुलिस का जन जागरण अभियान चलाया गया, लोगों में जागरूकता आई है और जो लोग जाने या अनजाने किसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो उनको भी जन जागरण के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से एक तरह का अलग ढंग से प्रेरित किया जा रहा है, तो उससे जागरूकता आई है। लेकिन जो साइबर अपराधी हैं नित्य नए नए ढंग ढूंढ लेते हैं, तो नए नए उनके कार्य प्रणाली विकसित की जाती है, तो इस तरह से पुलिस को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, विशेषकर लोगों को। तो लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, लेकिन ये जागरूकता आएगी कैसे? देवेंद्र, याद होगा अभी हाल के दिनों की बात है, यमुनानगर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। हम कॉमन मैन की बात करें, हम उस तबके की बात करें जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं है, तब समझ आता है कि ठीक है नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और अच्छी खासी मोटी रकम, 1 करोड़ से ऊपर की रकम थी, मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रही हूं, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर की रकम थी जो उससे वसूल की गई थी डिजिटल अरेस्ट करके। देखिए रंजना, यमुनानगर के वाले केस को छोड़ भी रहे, हमने देखा है मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आती है पब्लिक की जागरूकता के लिए। रिटायर्ड ऑफिसर जो अच्छी पोस्टों, कई रिपोर्ट है, सीनियर सिटीजन्स, एक महिला बैंक पानीपत की थी, बैंक मैनेजर से साइबर होगी 13 लाख रुपए की, अभी वो इन सर्विसेज सर्विंग बैंक। देवेंद्र, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, आपका ऑडियो ब्रेक रोकने के लिए देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर थाने खोले हैं, पानीपत में भी थाने खुले हुए हैं, लेकिन आपको बताने की बात, साइबर थाने तो खुले हुए हैं, आउटपुट रिजल्ट ज्यादा नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी पानीपत के साइबर थाना, पूरी बिल्डिंग पॉलिश की हुई, आईजी ने उद्घाटन किया था कुछ साल पहले, तो वहां स्टाफ भी बैठा है, लेकिन है क्या, स्टाफ जो हेड कांस्टेबल लेवल के लोग हैं या जो नए पुलिस में भर्ती हुए हैं, कंप्यूटर को चलाना। देवेंद्र, कुछ तकनीकी खराबी है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आपका ऑडियो पूरा ब्रेक हो रहा है बीच में। मैं एक बार फिर से हमारी टीम से बोलूंगी आपसे संपर्क करें। और को बिठा दिया, सिपाही को बिठा दिया, या कुछ को ट्रेनिंग दे दी 10-15 दिन की, साइबर थाने में बिठा दिया, उनकी एक्सपर्टीज नहीं, आप समझिए ये। तो अभी पानीपत साइबर थाने की बात करें, अभी एक रिपोर्ट आई थी कारगुजारी की 20% से भी कम है कारगुजारी, 20% से। अभी आज मेरे ज्ञान में, चूंकि हमने आज डिबेट करनी थी कार्यक्रम में, एक व्यक्ति ने, पढ़े लिखे आदमी ने पानीपत के बताया कि मेरी गाड़ी को चोरी करने का प्रयास हुआ। वो आदमी अच्छी तरह प्रतिष्ठित व्यक्ति है पानीपत का, मेरी कार को चोरी करने का प्रयास हुआ, पुलिस ने फिंगरप्रिंट ले ली, उसके फिंगरप्रिंट ले ली। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि फिंगरप्रिंट आपके पास है, उस फिंगरप्रिंट के आधार पे आप आधार कार्ड में, चूंकि आधार कार्ड बनता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो आज उन फिंगरप्रिंट्स का आधार कार्ड से मिलान कराओ। पूरे देश में कहीं भी आदमी पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस ने अपनी लाचारी दिखाई, ये हम कर नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। आप, ये हाल है, मतलब फिंगरप्रिंट्स जब कार पे होते हैं या कोई चोरी होती है, फिंगरप्रिंट्स अगर फोरेंसिक विभाग के जो एक्सपर्ट है वो लेते हैं, उसी फिंगरप्रिंट्स के आधार पर आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट्स है उसको लोकेट किया जा सकता है, लेकिन पुलिस मेहनत नहीं करती। ये कहने में मेरे को संकोच नहीं है कि जो जांच अधिकारी है पुलिस के फील्ड के, उनका इंटरेस्ट इसमें रहता है जहां उनको लालच, कुछ प्रलोभन नजर आता है कि यहाँ कुछ बन सकता है, उन केसों में तो ध्यान है, लेकिन साइबर क्राइम के मामले रिजोल्व करने में रिजल्ट, आउटपुट बहुत कम है। जैसा मैं पानीपत का केस बता रहा हूं, बहुत बड़ा साइबर थाना खुला हुआ है, लेकिन रिकवरी 20% से कम। आपको और बताता हूं, अगर कोई प्रभावशाली आदमी ठगा जाए, उससे ठगी हो जाए, तो अपने प्रभाव की बदौलत वो एसपी से मिलता है, एसपी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, स्टाफ को कहते हैं कि मेरे को 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए। उस केस में जहां मतलब बड़ा साइबर क्राइम है, धोखाधड़ी है, वहां तो ठीक है, लेकिन एक मेरे अपने जानकार के 39,000 रुपए की साइबर ठगी हो गई। थाने के चक्कर लगाते, उन्होंने कहा जी कर रहे हैं, जाते नहीं लोग। 39,000 की ठगी किसी गरीब आदमी के लिए 39,000 बहुत होता है, लेकिन पुलिस, कुछ चंद केस होते हैं जहां जिस तरीके का दबाव होता है, या कोई शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या एसपी साहब का आदेश हो कि इस केस को जल्दी से रिजोल्व करना है, वहां ध्यान होता है। तो साइबर थाने खुले हुए हैं, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है।
अब पुलिस जागी है, तो इसका मतलब पुलिस डीजीपी साहब को, महकमे के बड़े अफसरों को भी पता है कि आउटपुट ज्यादा नहीं है। थाने तो खुल गए, लेकिन रिजल्ट चाहिए लोगों को, अवेयरनेस भी चाहिए, रिकवरी भी चाहिए और रिस्पॉन्स भी चाहिए। जी, जो बात आपने कही कि कॉमन मैन की सुनवाई नहीं होती, मैं अपना ही एक अनुभव शेयर करती हूँ महेश आपके साथ, आप सभी के साथ। अमूमन ये होता है कि लेट इवनिंग शिफ्ट से हम घर जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग का कुछ रूटीन डिस्टर्ब कई बार हो जाता है। तो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मुझे एक फोन आता है कि गुड़िया, आपके पिताजी ने आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब मैं कुछ उस समय नींद में भी थी, मैंने जैसे देखा, मैंने कहा ऐसे तो पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने बोला देखो आपको रिसीव्ड 20,000 दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना पिन डालिए और आपके अकाउंट में वो पैसे रिसीव हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा क्लिक किया, क्योंकि हम लोग इस तरह की खबरें डेली मीडिया में दिखाते हैं, क्योंकि पिन तो डालना नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा नींद से उठकर सख्ती से थोड़ी बात करी, तो उस नंबर पर दोबारा फोन नहीं लगा। मैंने उस नंबर को आगे फॉरवर्ड करा, जाकर उसकी कंप्लेंट की, तो मुझसे ये कहा गया कि मैडम आपके पैसे तो कुछ चोरी हुए नहीं, कुछ ठगी हुई नहीं, तो ये कोई केस नहीं बनता। मतलब ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब क्राइम घट जाए, उसमें भी उन लोगों की सुनवाई हो रही है, जैसा कि देवेंद्र ने कहा प्रभावशाली लोग हैं। महेश, तो सवाल मेरा ये है कि जहां हमने विज्ञान को लेकर विकास का रास्ता तय करने का ख्वाब देखा है, वो सपना देखा है, अब वो रास्ता विकास की तरफ ना जाकर ऐसा लग रहा है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तो मैं इस सवाल को इस संदर्भ में लेना चाहूंगा कि आग जलाती भी है, आग पकाती भी है, आग बनाती भी है, आग मिटाती भी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत किस्म के लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोड़ दे। आपको वो वक्त याद होगा कि किसी को 5,000 रुपए की भी अगर जरूरत पड़ती तो फिर वो बैंक के खुलने का इंतजार किया करता था, और आज करोड़ों रुपए आप सिंगल मोबाइल ट्रांजेक्शन पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि तकनीक ने जिंदगी को आसान किया है, बेहतरीन किया है। हाँ, कुछ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों की जानकारी का अभाव। जो लोग अभी बहुत ज्यादा साइबर क्राइम को लेकर अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा साइबर एक्सपर्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर फेमिलियर नहीं है, उन लोगों के लिए जरूर यहाँ पर परेशानी है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर एक कोशिश कर रही है। अभी पहले मैं सकारात्मक बात यहाँ पर करना चाहूंगा। देखिए, आज से आप 3 या 4 साल पीछे चले जाइए, आपको अगर कोई साइबर क्राइम से जुड़ी कोई शिकायत हो और आप पुलिस थाने में चले जाएं तो पुलिस वाले जो एसएचओ थे वो एक दूसरे का मुंह ताकना शुरू कर देते थे, और सबको लगता था जाने कौन से ग्रह का जीव आया है और किस तरह की परेशानी लेकर आया है। तो सभी जो है थाने से निकलने की कोशिश करते कि कहीं वो एप्लीकेशन तुम्हें ना थमा दी जाए। आज परिस्थिति अलग है, साइबर थाने खोले गए हैं। आज साइबर क्राइम को एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डीएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी जो है उस पर बड़े जो सेंसिटिव केसेस होते हैं वहां पर एक्टिवेशन करते हैं, टीमों का गठन करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर गिरफ्तारी की जाती है। देखिए, सक्सेस रेट की बात की जाए तो आप 5 साल पीछे जाएंगे और आज की परिस्थिति को जांचने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है। साइबर थाने हर जगह खोले गए हैं, और साइबर थानों में भी अब साइबर एक्सपर्ट, हालांकि उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। 5 साल पीछे अगर कोई साइबर क्राइम की शिकायत लेकर जाते तो शिकायत दर्ज करने वाला पूछा करता था कि अच्छा, इंटरनेट का कनेक्शन भी है आपके यहाँ, अच्छा आपका ईमेल भी है। उसको ईमेल ही नहीं पता होता था कि ईमेल आखिर चीज क्या है। तो किस तरह का साइबर एक्सपर्ट वो बनेंगे, और इस तरह की परिस्थितियों का सामना लोगों ने किया। आज परिस्थिति अलग है, लेकिन अब मैं इसके एक ड्रॉबैक का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा, जो कि एक असलियत इस पूरे सिस्टम की है। आपको याद होगा कि सीएम विंडो खोली जाती है, या आप हरियाणा पुलिस में कोई भी शिकायत करें तो 3 या 4 या 5 रोज के बाद आपके पास कोई फीडबैक के लिए कॉल आता है, और फिर कॉल सेंटर से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपने पुलिस में शिकायत की थी, वो शिकायत दुरुस्त हुई कि नहीं, आपकी शिकायत दूर हुई कि नहीं, आपकी शिकायत अगर खत्म हो गई है तो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो सामने वाला हैरान हो जाता है, देखिए मेरी शिकायत जो है दुरुस्त भी हो चुकी है, मेरी शिकायत खत्म भी हो चुकी है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया। और उसके पास एसएमएस से पहुंचता कि आपकी शिकायत जो है वो रिजॉल्व कर दी गई है, अब जो है आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। और जबकि उससे ना किसी ने पूछताछ की, ना जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी उससे कोई पूछताछ की गई, और शिकायत जो है खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और जब फीडबैक के लिए फोन किया जाता है तो सामने वाला
पता था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि कब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। अब सीएम विंडो की बात की जाए तो बहुत सारी सीएम विंडो ऐसी है जिन्हें पहले तो लटका कर रखा जाएगा, और जब वो रेड कॉर्नर पर जाने लगे अब लगता है कि ये रेड ब्लिंक करेंगी, उससे ठीक पहले उन्हें जो है बता दिया जाता है कि जो कंप्लेनेंट था उनकी संतुष्टि के अनुरूप ये कंप्लेंट जो है वो खत्म की जाती है। अब कंप्लेंट करने वाले को तो ये पता ही नहीं है कि उसकी कंप्लेंट को कब और किस लेवल पर खत्म कर दिया गया। ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अभी अगर सेल्फ जो एफआईआर की प्रोविजन यहां पर दी जा रही है, 1 लाख से ऊपर का अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपने उसकी शिकायत की, तो हालांकि अमूमन यही होता था कि अगर शिकायत की जाती थी तो फिर सामने वाला एफआईआर भी करवाया करता, लेकिन अब वो जहमत जो है कंप्लेनेंट को नहीं उठानी पड़ेगी और खुद ब खुद ऑटो मोड में ये जो कंप्लेंट है एफआईआर में तब्दील हो जाएगी। काबिल तारीफ ये फैसला है, लेकिन इसका सही फायदा तब मिलेगा जब सही मायनों में पुलिस ऐसे मामलों को इन्वेस्टिगेट करे और जो रिकवरी है वो करके लेकर आए, और जो जिम्मेदार है गुनहगार है उन्हें गिरफ्तार करके वो टीम साथ लेकर आए और वो पैसा वापस दिलवाए। तभी सही मायनों में माना जाएगा कि इस बदली हुई व्यवस्था का सही फायदा अब जनता को मिलने लगा है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, व्यवस्था का फायदा तब मिलेगा जब जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। जैसे कि अभी देवेंद्र भी कह रहे थे, अब टेक्नोलॉजी से शायद हम पुलिस महकमा इतना फेमिलियर नहीं है। हम 20% रिकवरी, पानीपत का एक उदाहरण देकर देवेंद्र ने बताया कि सिर्फ 20% रिकवरी हो पाई है साइबर थानों की बात करें तो क्या कारण है? क्या वो वक्त आ गया है जब हम अपनी पुलिस को भी डिजिटल करने की दिशा में आगे बढ़ाएं, उन्हें नई तरीके से ट्रेनिंग दें? जैसे फिजिकल टेस्ट होता है ऐसे एक टेक्नोलॉजी टेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, अब साइबर अपराध इतने गति से बढ़े हैं कि पुलिस के पास साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों की संख्या अधिक है, और उसके मुकाबले में पुलिस कर्मियों की संख्या कम है और वो उतने प्रशिक्षित भी नहीं है। तो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा केंद्र है, जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध का केंद्र माना जाता है, जहां से संचालित होते हैं, वो हरियाणा का नूह इलाका है, मेवात का इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हरियाणा पुलिस ने 58 गांवों को चिन्हित किया है जहां सर्वाइलेंस जो है, जिनकी निगरानी की जा रही है 58 गांवों के अंदर, ताकि यहाँ पर कोई जो है ये साइबर के जो केंद्र हैं वो संचालित ना हो, क्योंकि वहीं से लोगों के, जो गरीब लोगों के जो वो लेकर खाते लेकर वहां से राशि जो है ट्रांसफर कर दी जाती है, उनके मोबाइल नंबरों से ही सारा संचालन किया जाता है। तो 58 गांवों की निगरानी की जा रही है, और वहां के गांवों को भी जो सरपंच है, मुखिया, उनको कहा गया है कि वो ऐसे साइबर अपराधियों को पनाह ना दें, ताकि उनको पनाह मिलती है। तो इसलिए जो है एक जागरूकता का माहौल बनाया गया है, ताकि उनको अगर वहां पर आश्रय नहीं मिलेगा, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। तो वो जो केंद्र बना हुआ है मेवात पर पिछड़ा हुआ इलाका, तो वहां पर साइबर अपराधियों का वो एक संचालन होता है वो वहां पर नहीं होगा और उस पर अंकुश लगेगा। जहां तक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण करने की बात है, तो इसलिए क्योंकि एक साइबर नया ढंग का एक अपराध है, तो इसलिए इसके बारे में जो अब भारतीय न्यायिक संहिता बनी है उसमें भी अलग अलग ढंग से प्रावधान किए गए हैं। तो पुलिस ने अब उन मामलों की जांच के लिए भी वो तत्परता दिखाई है, और 1 लाख तक के जो भी इस तरह की वारदातें होंगी, जो इस तरह के अपराध होंगे, उनको अब स्वतः जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं पर हरियाणा पुलिस अंकुश है, और ये माना जा सकता है कि पुलिस की सक्रियता निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जन जागरण जरूरी है, लोगों में जागरूकता का होना आवश्यक है, और इसके लिए पुलिस बाकायदा अभियान चलाती रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है। तो इस जागरूकता के अभियान से ही हम जो है साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। जी देवेंद्र, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। हालात छुपे हुए नहीं हैं, आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये जो व्यवस्था बदली है, जो व्यवस्था हमारे सहूलियत के लिए बनाई गई थी, हमें आसान जीवन के लिए बनाई गई थी, जैसे कि महेश भी बता रहे हैं, हमने भी वो वक्त देखा है कि हम बैंक खुलने का इंतजार कर रहे हैं 2000-5000 रुपए निकालने के लिए, लेकिन आज एक क्लिक पर सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें जो सेंधमारी होती है, इसमें ये जो ठगी होती है, क्या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गेट कीपिंग की जरूरत है? देखिए रंजना, कोई भी नई चीज आती है उसके मेरिट डीमेरिट्स दोनों ही होते हैं। देखिए उसके फायदे होते हैं तो नुकसान भी कुछ हद तक एक गुंजाइश रहती है। दरअसल साइबर क्राइम वाले मामले में देखिए पुलिस ने अब जो कदम उठाए हैं, पुलिस भी महसूस करती है कि ठगी के केस ज्यादा हैं। और आपको बता दूं, जो
फटीचर टाइप लोग है ना, जो बेरोजगार है या जिनका शरारती दिमाग होता है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। साइबर क्राइम एक आदमी नहीं कर सकता, ये बात सच है। गैंग काम करते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ लड़कियां भी होती है अब शामिल इसमें। तो सर अब बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को ठगने की, काम होता है। अब इस तरह के प्रॉपर कॉल सेंटर खुल रहे हैं, में अवेयरनेस हो और पुलिस रिस्पांस दे और पुलिस रिजल्ट दे, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अब मेरे को लगता है पुलिस ये जरूरत महसूस कर रही है और आगे नतीजे अच्छे मिलेंगे। जी महेश 30 सेकंड है सर, संक्षेप में कमेंट दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सक्सेस रेट बेहतरीन होगा अगर हर एक एफआईआर को पूरी संजीदगी से लिया जाए। और इस तरह के इनपुट भी सामने आए हैं कि ये जो पैसा जो फ्रॉड के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए लूट लिया जाता है, उसे दुबई ट्रांसफर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि भारत से पैसा दुबई भेजने में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि जानकारी सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लोगों को जितना अवेयर किया जाएगा, जितना जागरूक किया जाएगा, इस तरह की ठगी के मामलों में बचने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी। और पुलिस अगर संजीदगी के साथ टेक्नोक्रेट्स का इस्तेमाल करे और पूरी संजीदगी से ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कोशिश करे और ज्यादा से ज्यादा रिकवरी करे, एक पाई को अगर रिकवर कर लिया जाएगा और साथ में गिरफ्तारी भी होगी, सजा भी होगी, तो फिर हो सकता है कि लोग इस तरह की गतिविधियों से पीछे हटे और इस तरह के क्राइम से फिर बचने की कोशिश की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जहां आपको विज्ञान ने बहुत सहूलियत दी है, आपको विकास दिया है, डिजिटल एरा में हम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप स्मार्टफोन देखेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है, घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांड खरीद सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं। वहां पर इसमें कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो सेंधमारी करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो आपकी और हमारी सतर्कता है, सजगता है। थोड़ा सावधान रहिए। बार बार एडवर्टीजमेंट आते हैं, बार बार अभियान चलाए जाते हैं, अपना किसी भी तरीके का पिन किसी से शेयर ना करें, अपने एटीएम का पिन शेयर ना करें, सीवीवी किसी को ना बताएं। ये जो सतर्कता है, आपको लगता होगा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यकीन मानिए यही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। खबरें लगातार जारी हैं, बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।